नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल। आज हम अग्निवीर जो जनरल ड्यूटी का जो पेपर है, जो मॉक टेस्ट है, उसका थर्ड मॉक टेस्ट जो है वो करने जा रहे हैं। और इसमें जैसे कि हमने लास्ट 2 जो है मॉक टेस्ट किए हैं, ऐसे ही इस मॉक टेस्ट को भी हम करेंगे। मॉक टेस्ट को हम पहले उसका आंसर देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, मैं हिंदी में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन दोनों में है, लेकिन हिंदी में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भगत सिंह कोश्यारी द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है भाइयों, तो ऑप्शन आपके सामने है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, रमेश बैस, निर्मला सीतारमन, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रमेश बैस। क्या हो जाएगा? रमेश बैस। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रमेश बैस जो है, इनको नियुक्त किया गया था फरवरी 2023 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फरवरी 2023 में इनको नियुक्त किया गया था, इनकी नियुक्ति हुई थी। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के द्वारा रमेश बैस जो हैं, इनकी नियुक्ति जो है वो की गई थी। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। एस अब्दुल नजीर, बी डी मिश्रा, गुलाब चंद कटारिया, सी पी राधाकृष्णन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एस अब्दुल नजीर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एस अब्दुल नजीर जो हैं, इनको आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में जो है वो 2023 में नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो ये थे भाई साहब एस अब्दुल नजीर, ठीक है, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। किसके? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के क्या रह चुके हैं? ये न्यायाधीश रह चुके हैं, जज रह चुके हैं वहां के। ठीक है, ये वहां के क्या थे? जज थे। और वहां से रिटायर होने के बाद इनको क्या किया गया? नया राज्यपाल जो है वो बना दिया गया फरवरी 2023 में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्या आते हैं वो मैं आपको करा चुका हूँ। सबसे पहला यही आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम इसके साथ साथ करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आप लिखते रहना, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, हिंदी संस्करण इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि भाई ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। बॉम्बे, कराची, ढाका, इस्लामाबाद। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ढाका। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कहाँ पे होती है? ढाका में होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं तिथि की बात करूं, AIML में इसको लिख सकता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है वो होती है 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। कहाँ पे? ढाका में की जाती है। ठीक है, ढाका में की जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूसरा, इसकी स्थापना के टाइम पे
जो है नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान की अध्यक्षता में जो है ये इसकी स्थापना होती है। नवाब सलीमुल्लाह खान की अध्यक्षता में। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का? नवाब सलीमुल्लाह खान थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। और तीसरा पॉइंट है जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने मांग रखी थी किसकी? अलग मुस्लिम देश की, जिसको पाकिस्तान का नाम दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इन्होंने ये मुस्लिम लीग के जो है बाद में बने थे प्रमुख नेता, और पाकिस्तान का निर्माण जो है, पाकिस्तान के निर्माण में इन्होंने जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है निभाया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। ये पीडीएफ है दोस्तों, इसलिए थोड़ा मैं एज इट इज पीडीएफ आपको करा रहा हूं जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड लिनलिथगो। तो भाई साहब भारत के अंतिम वायसराय थे आपके कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। इन्होंने जो है 1947 में कार्यभार संभाला था। कब संभाला था? 1947 में ये कार्यभार संभालते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अंतिम वायसराय थे। ठीक है, देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय पे ना, भारत की स्वतंत्रता के समय पर जो वायसराय थे, भारत के स्वतंत्रता के समय पर यही वायसराय थे। ठीक है, भारत की जो स्वतंत्रता थी, ठीक है, स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से जनरेट होता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये भी आपके लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ये भी कौन थे आपके? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में क्या है पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड जो है वो बता देता हूं। जो भारत विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना भी कहा गया है। ठीक है, जिसे 3 जून 1947 को पेश किया गया था। 3 जून 1947 को उसको पेश किया गया था। ठीक है, जो भारत विभाजन की योजना बनाई थी ना, उसको क्या कहा गया था? माउंटबेटन योजना। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे। तो देखिए जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के जो हेडक्वार्टर हैं, जो मुख्यालय हैं, ये तो पूछा भारतीय वायुसेना का मुख्यालय, वो तीनों के मुख्यालय कहाँ पे हैं? नई दिल्ली में। ठीक है, आपसे एयरफोर्स पूछा है, आपसे इंडियन नेवी पूछ ले, ठीक है, या आपसे आर्मी पूछ ले, ठीक है, या आपसे क्या है? एयरफोर्स पूछ ले। हेडक्वार्टर इनके कहाँ है? हेडक्वार्टर दोनों के कहाँ पे हैं? तीनों के आपके हेडक्वार्टर हैं इनके नई दिल्ली में। ठीक है, तो बिना सोचे समझे लगा देना, तीनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? नई दिल्ली में स्थित हैं।
ठीक है। अब मैं भारतीय वायुसेना की अगर बात करूं तो भारतीय वायुसेना जो है उसकी स्थापना कब होती है? ठीक है, कब होती है उसकी स्थापना, भारतीय वायुसेना की स्थापना? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 8 अक्टूबर 1932 को, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की जो है वो स्थापना होती है। इसीलिए इसीलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है, एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखना। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना जो है वो की गई थी। क्लियर है दोस्तों? ये फैक्ट्स लिखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। हाँ जी, बोलता है उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर के पास उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कोरापुट, ऑप्शन सी राउरकेला और ऑप्शन डी संबलपुर। अब बताइए भाइयों, तो जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं, ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं उड़ीसा राज्य में, वो हैं उसके भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर के पास है। और भुवनेश्वर क्या है? राजधानी है। तो पहला पहला फैक्ट मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो आपको बताएंगे भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है, पहली चीज। ठीक है, ये क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। और इसी के पास जो है वो आपके उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं। ठीक है, इसी के पास क्या है? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं। अब जो ये गुफाएं हैं, इनका जो निर्माण है, इन गुफाओं का जो निर्माण है वो किसने कराया था? इन गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था जैन साधुओं ने। किसने कराया था? जैन साधुओं ने इनका निर्माण जो है वो कराया था। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, 3 को देख लेते हैं। देखिए, इनका जो निर्माण है, इनका जो निर्माण है वो पहली शताब्दी में किया गया था। पहली शताब्दी में। ठीक है, पहली शताब्दी में इनका जो निर्माण है वो किया गया था। क्लियर है? और उसके बाद इससे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आता है वो आता है हाथी गुम्फा, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो है वो भी इन्हीं गुफाओं का प्रमुख अभिलेख है। क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। हाथी गुफा अभिलेख जो है ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो है वो शिलालेख है। और उस वो किससे संबंधित है? वो है राजा खारखेल से संबंधित। राजा खारखेल। ठीक है भाई, हिस्ट्री भी साथ के साथ हम कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि भरहुत एक गांव है जो अपने प्रमुख पुरावस्तु बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? ठीक है भाइयों, जो भरहुत है ये एक गांव है, ये अपने पूर्व जो प्रमुख है वो पुरावस्तु बौद्ध स्तूप है उसके लिए जाना जाता है। वो बताना है वो कहाँ है। तो वो आपका है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, एमपी में है ये। ठीक है, जो भरहुत गांव है वो कहाँ पे है? एमपी में है। और एमपी के भी कौन से जिले में है? सतना जिले में है। एमपी के सतना जिले में जो है ये गांव है। ठीक है, और ये जो है ये एक बुद्ध स्तूप यहाँ पर है प्राचीन, जिसका निर्माण जो है वो मौर्य काल के बाद जो शुंग वंश के समय पर हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है
कि निम्नलिखित में से किस त्योहार में यीशु मसीह के पुनर्जीवन का जश्न मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बताना है भाई, जो ईसा मसीह हैं उनके पुनर्जन्म का जश्न जो है वो किस में मनाया जाता है, कौन सा वो त्योहार है। तो वो त्योहार है ईस्टर। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ईस्टर जो त्योहार है, इसी दिन ईसा मसीह का जो है प्रमुख त्योहार है, और यीशु मसीह जो हैं इनके पुनर्जीवित होने की खुशी में जो है ये त्योहार जो है ईस्टर वो मनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो त्योहार है ये गुड फ्राइडे के तीसरे दिन जो है वो मनाया जाता है। जो गुड फ्राइडे होता है ना, गुड फ्राइडे के तीसरे दिन मनाते हैं इसको। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन इसको मनाते हैं। ठीक है, गुड फ्राइडे के तीसरे दिन मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन मनाया जाता है। क्लियर है भाइयों, ये कब मनाया जाता है? गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, और गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था? गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था? इसी दिन जो है वो यीशु मसीह को, ठीक है, यीशु मसीह को इसी दिन भाई साहब, इसी दिन किस पे चढ़ाया गया था? सूली पर चढ़ाया गया था। इसी दिन किस पर चढ़ाया गया था? सूली पर चढ़ाया गया था। तो ये आपको याद रखना है, जो गुड फ्राइडे होता है ना, इसी दिन पर जो यीशु मसीह है इसी दिन सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाइयों। ठीक है, इसी दिन सूली पर इनको चढ़ाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें ईस्टर, तो हर वर्ष जो है इसकी तिथि जो है बदलती रहती है, क्योंकि ये जो है आपके चंद्र एक कैलेंडर था उसके ऊपर जो है ये बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रूपनारायण और दामोदर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं हुगली नदी, गोमती नदी, लूनी नदी, व्यास नदी। ठीक है भाइयों, बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी जो है रूपनारायण और दामोदर नदी, ये हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और हुगली नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी किसकी सहायक नदी है भाई, ये भी तो पूछा जा सकता है। हुगली नदी किसकी सहायक नदी है? बताइए भाइयों। हुगली नदी है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी। किसकी है? गंगा नदी की। गंगा नदी की सहायक नदी है आपकी हुगली नदी। पहली चीज, एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा, जो दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी को पहले क्या कहा जाता था? दामोदर नदी को पहले क्या कहा जाता था बताइए। दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल का शोक कहा जाता था। बंगाल का शोक क्यों कहा जाता था बंगाल का शोक? क्योंकि इसमें जो है बार बार, बहुत बार जो है बाढ़ इसमें आती रहती थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? बंगाल का शोक कहा जाता था। ठीक है, अगर हम हुगली नदी की बात करें तो हुगली नदी जो है ये गंगा की प्रमुख एक अगर हम बात करें एक शाखा है, जो कहाँ से गुजरती है? वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? वेस्ट बंगाल से होके भाई साहब ये गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होके ये गुजरती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चांगथांग वन्य अभ्यारण्य स्थित है? बताइए भाइयों। चांगथांग इंपोर्टेंट वन्य अभ्यारण्य है। ठीक है, वाइल्ड सेंचुरी जो है चांगथांग बहुत इंपोर्टेंट है भाई साहब। कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका लद्दाख में स्थित। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चांगथांग कहाँ पर है? लद्दाख में है चांगथांग वाइल्ड सेंचुरी या वन्य जीवन अभ्यारण्य। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो यह अभ्यारण्य जो है वो ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ है। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्ध आबादी कुल आबादी की लगभग कितनी प्रतिशत थी। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं 0.11%, ऑप्शन बी है 0.7%, ऑप्शन 3 है 0.4%, ऑप्शन 4 है 0.14%। तो बौद्ध आबादी की अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो थी 0.7%। ठीक है, कुल आबादी की कितनी थी 0.7%। ठीक है, देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी, अगर मैं संख्या की बात करूं, ठीक है, बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी अनुयायी अगर हम बोलें या मानने वाले लोग कितने थे उस टाइम पे, बताइए भाइयों। अगर मैं संख्या में बात करूं तो लगभग लगभग 84 लाख लोग जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अगर परसेंटेज में बात करूं तो 0.7% जो है इनकी प्रतिशत है वो बन जाती है। ठीक है, और सर्वाधिक सर्वाधिक जो है बौद्ध आबादी जो है, ठीक है, सर्वाधिक बौद्ध आबादी किस में पाई गई थी, सर्वाधिक बौद्ध आबादी किस राज्य में पाई गई थी ये भी बताइए। सर्वाधिक बौद्ध आबादी किस में पाई गई थी, तो ये पाई गई थी आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ पाई गई थी, महाराष्ट्र में पाई गई थी, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बौद्ध आबादी किस राज्य में पाई गई थी, तो आपको बताना है ये महाराष्ट्र में पाई गई थी। ठीक है, अब देखिए एक और इससे फैक्ट जो है मैं बता देता हूं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ना, जो भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1956 में, कब 1956 में, इन्होंने 1956 में जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया था भाई। ठीक है, क्या किया था, बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। ठीक है, कब अपनाया था, 1956 में अपनाया था इन्होंने बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ये थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 9 नवंबर 2022 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो भाई साहब 9 नवंबर 2022 से जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो चुना गया था न्यायमूर्ति आपके DY चंद्रचूड़ को। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यानंजय वाई चंद्रचूड़ जो थे इनको चुना गया था 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इनकी अगर बात करें तो ये 50वें CGI थे। CGI का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 50वें CGI थे भारत के। ठीक है, कौन से थे भाइयों, 50वें CGI थे। ठीक है ना, और अगर हम करंट की बात करें वर्तमान में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप बताएंगे सूर्यकांत है। ठीक है, कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत जो हैं अभी वर्तमान में है, कौन से नंबर के हैं, तो ये 53वें नंबर के CGI हैं। 53वें CGI हैं भाई साहब भारत के, कौन, सूर्यकांत, अभी वर्तमान में यही है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है भाइयों, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है फरवरी 2023 में राजेश बिंदल को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति की गई। इससे पहले वे कहां पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। ठीक है भाइयों, बताइए, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मणिपुर उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो राजेश बिंदल थे, ठीक है,
ये थे आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश। कहाँ के थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे आपके राजेश बिंदल साहब। ठीक है, राजेश बिंदल साहब को 2023 में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश जो है इनको चुन लिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश इनको चुन लिया गया था। ठीक है, कब चुना गया था? फरवरी 2023 में, डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, फरवरी 2023 में चुना गया था इनको। ठीक है, इससे पहले वो कहाँ के थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे। अब इलाहाबाद की चलो बात आ गई। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? बताइए भाइयों, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को क्या है? स्थापना होती है भारत के सुप्रीम कोर्ट की, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी होती है 1866 में। ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों आपको क्या रखना है? याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है आपकी 28 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू होता है उससे 2 दिन बाद। ठीक है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 को होती है। ठीक है भाइयों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। महिला प्रीमियम लीग के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी किसी फ्रेंचाइजी द्वारा अनुबंधित होने वाली पहली खिलाड़ी बन गई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, पूनम राउत। ठीक है, बताइए, जो महिला प्रीमियम लीग, जो जैसे हमारा होता है ना इंडियन प्रीमियम लीग, उसमें क्या होता है कि पुरुष जो हैं उनका वो गेम होता है, लेकिन इसमें क्या था, ये महिलाएं जो प्रीमियम लीग है वो चलाया गया है, और इसमें से पूछा है कि कौन सी खिलाड़ी ऐसी है कि जिसको फ्रेंचाइजी द्वारा अनुबंधित होने वाली पहली खिलाड़ी जो है वो बन गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है ये पहली खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, जिनको नीलामी में सबसे पहले जो है खरीदी गई थी। स्मृति मंधाना जो है वो नीलामी में सबसे पहले जो है खरीदी गई थी। नीलामी में सबसे पहले जो है खरीदी गई थी। ठीक है, सबसे पहले खरीदी गई थी नीलामी में। ठीक है, खरीदी का मतलब है कि भाई गेम के लिए। ठीक है, वुमेन प्रीमियम लीग के लिए इनको सबसे पहले जो है वो खरीदा गया था। ठीक है, और इनको किसने खरीदा था? कौन सी टीम में इनको खरीदा था? तो ये खरीदा था रॉयल चैलेंजर ऑफ बेंगलुरु। ठीक है, किसने खरीदा था? रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई WPL है, इसकी पहली नीलामी कब हुई थी? भाई ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पहली नीलामी इसकी हुई कब थी? तो इसकी पहली नीलामी जो होती है वो होती है आपकी फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में इसकी पहली नीलामी जो है वो की जाती है। कहाँ पे होती है? स्थान क्या है? तो मुंबई में होती है। ठीक है, मुंबई में इसकी जो है नीलामी होती है। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि डच जूनियर इंटरनेशनल 2023 टूर्नामेंट में किस महिला एकल शटलर ने पुरुष एकल शटलर मनराज सिंह के साथ 19 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया था? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अरुंधति पंटावने, लनवी तन्वी लाड, रक्षिता श्रीएस और PV सिंधु। आपको बताना है इनमें से कौन सी महिला एकल शटलर है जिसने 19 सदस्यीय भारतीय दल का जो है नेतृत्व किया था पुरुष एकल शटलर मनराज सिंह के साथ। ठीक है, तो बताइए भाइयों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरुंधति पंटावने।
अरुंधति पंटावने जो हैं, ये थी जिन्होंने डच जूनियर इंटरनेशनल 2023 जो हुई थी टूर्नामेंट, उसमें भारतीय दल का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये देखिए जो डच जूनियर इंटरनेशनल है ना, ये एक बैडमिंटन की बहुत बड़ी जो है एक टूर्नामेंट है। किसका है? बैडमिंटन का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। क्या है ये? बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि डच जूनियर इंटरनेशनल किस खेल से संबंधित है, आप बताओगे कि बैडमिंटन से। ठीक है, अब पीवी सिंधु के बारे में क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, एक आपको क्वेश्चन में करा दूं, ये भी एक बैडमिंटन प्लेयर हैं और भाई साहब दो बार ओलंपिक पदक जीत चुकी हैं। 2 बार जो है ओलंपिक मेडल ये हासिल कर चुकी हैं भाई साहब। तो ये आपको याद रख लेना कि बैडमिंटन में 2 बार ओलंपिक पदक हासिल करने वाली अकेली महिला है पीवी सिंधु। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित ध्वनि तरंग को एक चक्र पूरा करने में लगने वाला समय 0.25 सेकंड है। इसकी आवर्ती ज्ञात करें। ठीक है भाइयों, कि जो एक ध्वनि तरंग है, ठीक है, एक ध्वनि तरंग है, निश्चित ध्वनि तरंग है, निश्चित ध्वनि तरंग है, उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 0.25 सेकंड का जो है वो समय उसको लगता है। ठीक है, तो पूछा है उसकी आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब आवर्ती हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/t, मतलब 1 बटे में समय। ठीक है, ये समय होता है, तो 1 बटे में 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, क्योंकि 0.25 का समय लगता है। अब इस 0.25 को पॉइंट को हटाने के लिए आप डिवाइड में क्या करोगे? 100 करोगे, जो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, है ना। 25 से 100 को कितनी बार काटोगे? 4 बार। तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? 4 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 4 हर्ट्ज आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी को किस में नापते हैं? हर्ट्ज में। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? आपकी 4 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाइयों? चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब कोई लोलक मीन्स पेंडुलम अपनी समयावधि से झूलना शुरू होता है तो स्थितिज ऊर्जा खालिस्तान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बताइए किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है स्थितिज ऊर्जा? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि या तापीय ऊर्जा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जब एक लोलक है जो पेंडुलम है वो स्विंग करना शुरू करेगा, पहले तो वो अपने रेस्ट में था, है ना। पहले वो किस में था? वो यहाँ पे था, रेस्ट में था। जैसे ही इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाया ये ऐसे घूमने लगा, और जब ये घूमने लगेगा तो ये किस में आ जाएगा? गति में आ जाएगा। ठीक है, और गति में आएगा तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा इसमें होगी? गतिज ऊर्जा उसमें होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये है आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या द्रव्य का एक ठोस रूप है? ऑप्शन दिए हुए हैं, धूम्र जिसको स्मोक कहते हैं, वायु जिसको एयर कहते हैं, कास्ट जिसको वुड कहते हैं, और ऑप्शन डी रस जिसको जूस कहते हैं। बताइए भाइयों कि द्रव्य का एक ठोस रूप क्या है? ठीक है, द्रव्य जो है उसका ठोस रूप क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर क्या है? तो वो है आपका वुड, लकड़ी, जिसको हम कास्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट कहते हैं। ठीक है, कास्ट जो है वो द्रव्य की सॉलिड स्टेट है, मतलब ठोस अवस्था है। ठीक है, जो ठोस पदार्थ होते हैं ना उनका आकार, ये मैंने कल रात की लाइव क्लास में कराया था यूपी पुलिस कांस्टेबल की साइंस की क्लास में।
उनका आकार और आयतन जो है ठोस का आकार और आयतन वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का जो आपका निश्चित होता है, ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ये किसकी बात हो रही है, ठोस की। तो ठोस का आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाइयों, 19 देख लीजिए एक बार। हाँ जी, बोलता है विद्युत के 3 मुख्य प्रभाव होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला है तापीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा है रासायनिक प्रभाव, चौथा है भौतिक प्रभाव। तो बताइए भाइयों कि जो विद्युत है उसके 3 प्रभावों में से कौन सा नहीं है। और देखने से ही पता लग रहा है, मुझे देखने से ही पता लग रहा है कि जो भौतिक प्रभाव है, जो भौतिक प्रभाव है, जो फिजिकल इफेक्ट है, ये क्या नहीं है, विद्युत के प्रभावों में से नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्टों में से नहीं है। ठीक है, विद्युत के जो 3 प्रभाव होते हैं वो होते हैं आपका तापीय हो जाएगा, आपका चुंबकीय हो जाएगा और आपका रासायनिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए तापीय प्रभाव के अगर मैं कारण बताऊं तो जैसे आपने बल्ब देखा होगा, ठीक है, बल्ब का जलना ये तापीय है ना। और चुंबकीय प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो आपने कोई इलेक्ट्रिकल मोटर देखी होगी, है ना। कोई भी मोटर जो चलती है वो किस पे काम करती है, चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। और रासायनिक प्रभाव जो है आपने बैटरियां देखी होंगी, बैटरियों में इलेक्ट्रोलिसिस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। वो किसका कारण है, वो रासायनिक प्रभाव का कारण है। ठीक है, बैटरियों में होता है। तो ये सारे आपके हो गए उदाहरण किसके, विद्युत के 3 प्रमुख जो प्रभाव होते हैं उनके। ठीक है, इसमें कौन सा नहीं है, भौतिक प्रभाव नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। हाँ, बोलता है कि किसके द्वारा 1879 में ताप दीप्त प्रकाश बल्ब के आविष्कार और 1881 में प्रथम केंद्रीय विद्युत स्टेशन के निर्माण से कारखानों और घरों में विद्युत शक्ति की तीव्र आपूर्ति की शुरुआत हुई। ठीक है भाइयों, बताइए, ये पूछ रहा है 1889 में तापदीप्त प्रकाश बल्ब के आविष्कार और 1881 में प्रथम केंद्रीय विद्युत स्टेशनों के निर्माण से कारखानों और घरों में विद्युत शक्ति की तीव्र आपूर्ति जो है वो शुरू हुई। वो किसके एफर्ट्स की वजह से हुई, वो हम पढ़ते हैं थॉमसा एल्वा एडिशन। क्या पढ़ते हैं, थॉमस एल्वा एडिशन जो थे इनके प्रयासों से हुई थी। देखिए जो थॉमस एल्वा एडिशन थे इन्होंने 1879 में 1879 में दोस्तों व्यवहारिक तापदीपीय विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, तापदीपीय प्रकाश बल्ब का। ठीक है, बल्ब का आविष्कार इन्होंने ही किया था। ठीक है, बल्ब का आविष्कार इन्होंने ही किया था। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो आप बता देना थॉमसा एल्वा एडिशन ने किया था 1879 में। ठीक है, और 1881 में इन्होंने विद्युत वितरण प्रणाली जो है या केंद्रीय विद्युत स्टेशनों के विकास पर जो है वो महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। ठीक है, 2 साल बाद ही 1879 से 1881 में ही। ठीक है, इसीलिए इनको जो है एडिशन जो है ना, इनको कहा जाता है मेनलो पार्क का जादूगर। क्या कहा जाता है, मेनलो पार्क का जादूगर जो है इनको कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, मेनलो पार्क का जादूगर किसको कहा जाता है, आपका थॉमस एल्वा एडिशन को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। क्वेश्चन नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा दांतों की आवर्धित छवि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए जो डॉक्टर होते हैं
उनके द्वारा जब हम दांतों को देखते हैं ना, तो उनके द्वारा भाई साहब अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। अब अवतल दर्पण की जो खासियतें हैं वो मैंने आपको कल भी लिखाई थी, आज भी लिखा रहा हूं। सबसे पहली जो खासियत है वो है कि जो निकट की वस्तु होती है, निकट की वस्तु जो होती है, ठीक है, उसको निकट की वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। निकट की वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। ये क्या दिखाता है? अवतल दर्पण। ठीक है। तो डॉक्टर जब दांतों को देखते हैं दर्पण से, तो क्योंकि मुंह के अंदर उसको जो दर्पण को आप अंदर डाल के देखते हैं, तो जो दांत हैं वो बड़े होके उसको आराम से दिखते हैं। इसीलिए जो दंत चिकित्सक होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, उनको दांतों को स्पष्ट मतलब क्लियर देखना है और थोड़ा बड़ा देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? आपने देखा होगा जो सेविंग मिरर होते हैं, ठीक है, इनमें भी किसका प्रयोग होगा? अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। और किस में होगा? जो वाहन की हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट जो होती हैं, इनमें भी किसका प्रयोग होता है? इसमें भी किसका प्रयोग होगा? अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। ठीक है। और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस इसको कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अपसारी और अभिसारी, इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको करा दिए यहाँ से रिलेटेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 22 कि भाई निम्नलिखित में से क्या भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन 1 है फलों का पकना, ऑप्शन 2 है अंगूरों का किण्वन, ऑप्शन 3 है कोयले, लकड़ी या पत्तियों का जलना, और ऑप्शन 4 है क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया। ठीक है। तो आपसे पूछा है फिजिकल चेंज। ठीक है। फिजिकल चेंज का मतलब है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हमें बताना है कि इनमें से भौतिक परिवर्तन है क्या। ठीक है। तो देखिए, फलों का पकना ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं है, अंगूरों का किण्वन भी भौतिक परिवर्तन नहीं है, कोयले, लकड़ी और पत्तियों का जलना ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या है ये? केमिकल परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया है ये पूरी रूप से क्या है आपका? एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज आपका ये है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो पदार्थ का केवल रूप बदलता है, नया पदार्थ इसमें नहीं बनता। तो जिसमें रूप बदले वो जो है वो आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है। अगर हम बात करें फलों के पकने की और अंगूरों के किण्वन की, तो ये आपका क्या है? दोनों ही क्या है आपके? आपके ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक, आपके रासायनिक परिवर्तन है दोनों। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है दोनों। ठीक है दोस्तों, दोनों ही आपके क्या हैं? रासायनिक परिवर्तन। और लकड़ी और पत्तियों का जलना ये भी आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो तीनों ही रासायनिक परिवर्तन के क्या हैं? उदाहरण हैं आपके। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलिए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि खालिस्तान अभिक्रिया का सामान्य रूप ए बी जो दे रहा है प्रोडक्ट ए प्लस बी, ये क्या है? अपघटन है, संयोजन है, एकल प्रतिस्थापन है या दहन है? ठीक है। तो ये पूछा है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, जनरल फॉर्म ऑफ खालिस्तान रिएक्शन इज ए बी। ए बी दो चीजों में क्या है? बट रहा है। ठीक है। बट रहा है तो क्या हो रहा है? अपघटन उसका हो रहा है। क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। भाई एक चीज है, रिएक्टेंट है, ये दो चीजों में क्या है? टूट रहा है। टूट रहा है तो मतलब अपघटन हो रहा है इसका। क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। अपघटन जो है अभिक्रिया, वो उसी अभिक्रिया को कहते हैं जब एक यौगिक जो है, ये यौगिक है, ये यौगिक जो है वो दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में जो है वो बदल जाता है या टूट जाता है। ठीक है भाइयों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। पूछा है
कि चींटियों के काटने पर त्वचा पर कैलामाइन का विलयन लगाया जाता है, क्योंकि कैलामाइन विलयन जो है उसकी प्रकृति किस तरह की होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, या कुछ नहीं होती, ना अम्लीय होती है ना क्षारीय होती है, बताइए। जब चींटी काटती हैं त्वचा पर तो किसका, कैलामाइन का विलयन लगाया जाता है, ठीक है, कैलामाइन सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं वो लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो कैलामाइन विलयन है उसकी प्रकृति बताइए कैसी होती है, जो कैलामाइन विलयन है उसकी जो प्रकृति होती है भाई साहब वो होती है क्षारीय। क्षारीय का मतलब बेसिक होती है वो, ठीक है, क्या होती है, क्षारीय होती है। क्यों होती है, क्यों होती है, अब मैं आपको बताता हूँ। जब चींटियां काटती हैं ना, जब चींटियां काटती हैं तो काटने पर त्वचा पर, ठीक है, किस पर, आपका त्वचा पर, ठीक है, यानी कि स्किन पर, स्किन पर होता क्या है, स्किन पर फॉर्मिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड जो है वो बन जाता है, फॉर्मिक एसिड बन जाता है। अब देखिए एसिड बन गया, उसका न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए हमें, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए, बेस। बेस का मतलब क्षार चाहिए, इसीलिए हम क्या लगाते हैं क्षार के रूप में, उसमें हम क्या लगाते हैं भाई साहब, कैलामाइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैलामाइन का जो है वो विलयन लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है ठोस सोडियम धातु क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके ठोस सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है। यह कौन सी अभिक्रिया है, वेरी गुड क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए एकल प्रतिस्थापन है या फिर ये द्वैत प्रतिस्थापन है या संयोजन है। तो देखिए सोडियम धातु है, ठीक है, Na है, किसके साथ मिल रही है, Cl के साथ मिल रही है, क्या बना रही है, NaCl बना रही है, सोडियम क्लोराइड बना रही है। तो आप देखो दो चीजें हैं और दोनों मिलके क्या बना रही है, एक जो है आपका प्रोडक्ट बना रही है। तो ये किस तरह की जो है अभिक्रिया हुई, ये हुई संयोजन, क्या हुई, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हो रहा है ना दो चीजों का, क्योंकि दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया इसको हम बोलेंगे, ठीक है भाइयों, क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया इसको हम बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये जो है NaCl ये क्या है आपका, कॉमन साल्ट है, ये पूछ लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, कॉमन सॉल्ट है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन 26 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 बोलता है यकृत से स्रावित पित्त रस द्वारा भोजन के किस घटक का पाचन होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, ठीक है। बताइए जो यकृत है हमारा, जो लीवर है, ठीक है, लीवर से कौन सा जो बाइल जूस है, स्वादित जो पित्तरस है, उसको भोजन के किस घटक को पचाने में इसका जो यूज किया जाता है। तो भाई साहब जो पित्तरस होता है ना, जो आपका पित्तरस लीवर से निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। ये हमारा जो फैट होता है ना बॉडी का, उसको पचाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यही पित्तरस ही निभाता है, ठीक है। पित्तरस जो है ये फैट के पाचन में सहायता करता है। ये कहाँ पे बनता है, ये लीवर में बनता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है पित्तरस कहाँ बनता है, आपको बताना, लीवर में बनता है, ठीक है। और ये स्टोर कहाँ पे रहता है, तो ये आपका पित्ताशय में स्टोर रहता है, ठीक है। पित्ताशय में क्या होता है, स्टोर रहता है। बनता कहाँ पर है, लीवर में बनता है, यकृत में बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ पर रहता है, पित्ताशय में स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है, ठीक है। अब ये करता क्या है पित्तरस, ये पित्तरस जो है ये करता क्या है, ये जो फैट होता है ना उसके कणों को तोड़ देता है, इमल्सिफिकेशन उसका कर देता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन 27,
कि जठर नाल का कौन सा भाग जीवाणुओं को नष्ट करने में संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं आमाशय, क्षुद्रांत, वृहदांत, मुख्य गुहिका। ठीक है भाइयों, बताइए कि जो आपका जठर नाल है उसका कौन सा भाग है जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। स्टोमक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करता है, या बकल कैविटी करती है। तो ये करता है आपका स्टमक। क्या करता है? स्टमक करता है, यानी कि आमाशय करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? देखिए जो स्टोमक है, जो आमाशय है, ठीक है, इसमें जो है वो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। जो भोजन में आए सभी जो आपके जीवाणु होती हैं, मतलब बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इनको ये क्या कर देता है? बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। बैक्टीरिया को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, ये किसका काम है? HCl का काम है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? आपके आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, पहला काम तो ये करता है कि बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। दूसरा काम ये करता है कि ये जो HCl है ये भोजन को क्या करता है? क्योंकि ये एक एसिड है, ये अम्ल है, तो भोजन को ये क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है भोजन को। और भोजन को अम्लीय बनाकर ये क्या करता है? पाचन में सहायता करता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 पे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28 है भाइयों कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है जो जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है किंतु मानवों द्वारा नहीं। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन आपके हैं ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। ठीक है, तो एक ऐसा हमें कार्बोहाइड्रेट बताना है। वैसे तो ये सारे ही कार्बोहाइड्रेट हैं जो जुगाली करने पर पशुओं तो उसको पचा सकते हैं, लेकिन किंतु मानव उसको नहीं पचा सकते। वो आपका सेल्यूलोज है भाइयों। क्या है? सेल्यूलोज। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सेल्यूलोज है उसको पशु तो पचा सकते हैं, जो जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब मुंह चलाते हैं। जुगाली का मतलब क्या है? जुगाली का मतलब होता है जो मुंह चलाते रहते हैं ना पशु। ठीक है, लेकिन मनुष्यों में सेल्यूलोज पचाने वाला जो एंजाइम होता है जिसको सेल्यूलेज कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सेल्यूलेज कहते हैं। वो मानवों में नहीं पाया जाता। ठीक है, वो मानवों में नहीं पाया जाता, इसीलिए जो है हम सेल्यूलोज को मानव नहीं पचा सकते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भाइयों, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको मलेरिया, फ्लू, काली खांसी और खसरा। बताइए कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है? ठीक है, तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला जो रोग है वो है आपका मलेरिया। मलेरिया होता है भाई साहब प्रोटोजोआ से। ठीक है, जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ मलेरिया के कारण होता है, जिसका जो परजीवी है वो प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ये भी आपको याद रखना है, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है, इसका परजीवी होता है ये। और ये रोग जो है, जो मलेरिया है, ये किसके काटने से होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर को काटने से होता है। मादा आपका एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर को काटने से ये रोग जो है वो होता है आपका। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? होता है आपका मलेरिया रोग। ठीक है, और जो काली खांसी है, काली खांसी किससे होती है? ये आपका किससे होगी काली खांसी? बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? बैक्टीरिया वाला रोग है काली खांसी। किसका है? बैक्टीरिया का है। फ्लू जो है ये वायरल है। ठीक है, ये किससे होगा? ये वायरस से होगा। और जो खसरा है ये भी किससे होगा? ये भी वायरस से होगा। ठीक है, ये भी आपका किससे होगा? खसरा भी वायरस से होगा।
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 30 भाई साहब, ठीक है, बोलता है कि टिनोफेरा, टिनोफेरा का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। कंकड़धर, कॉम्ब जेलीज, चपटा कृमि, फ्लैट वॉर्म, गोल कृमि, राउंड वॉर्म, स्पंज। बताइए क्या है भाई साहब? टिनोफोरा जो है, इसका सामान्य नाम क्या है टिनोफेरा का? बताइए, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ टिनोफेरा? तो इसका जो कॉमन नेम है वो है आपका स्पंज। क्या है? स्पंज इसका कॉमन नेम है टिनोफेरा का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। हिंदी संस्करण इसका करते हैं, ठीक है, हिंदी संस्करण को देखेंगे भाई हम। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? बोलता है कि 4 और उसके व्युत्क्रम, 4 उसके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? ठीक है, तो 4 प्लस में उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, इसका योग पूछा है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या कर लेंगे? 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम क्या ले लेंगे? 4। 4 एकम 4 और 4 की 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16। जमा में 4 एकम 4, ऊपर आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 17 बटे में आपका 4। क्या हो जाएगा? 17 बटे में 4। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाइयों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ जी, पूछता है 12, 18, 22 का महत्तम समावर्तक क्या है? तो HCF जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भाइयों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक होता है जो इन सारी चीजों में सबसे बड़ा कॉमन निकले। तो जब आप इसको काटोगे, 2 से काटोगे, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18 और 2 से 11 बार कटेगा। अब इन तीनों में से कुछ भी ऐसी संख्या नहीं है जो और निकाली जा सकते। जो संख्या इन तीनों को भाग कर दे, ऐसी कोई भी अब संख्या नहीं है एक को छोड़कर। तो इनका जो HCF है वो क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 तीनों में से बाहर निकल गया, तो ऑप्शन 3 यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल जो है वो 126 है। 3 जो क्रमिक पूर्णांक हैं उनका योगफल 26 है। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर बताइए। देखिए, योगफल है ना, कितना है? 3 का योगफल 126। अगर मुझे बीच वाली संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है? बीच वाली संख्या, जो औसत भी अगर हम बोले हो सकता है उसको हम औसत भी कह सकते हैं, है ना, और औसत हमेशा बीच वाली संख्या ही होती है। तो मैं इसको सीधा सीधा 3 से भाग कर दूंगा, है ना। 3 से भाग करने पर 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 42 आ जाएगा बीच की संख्या। अब ये बोल रहा है कि 3 जो है वो क्रमागत संख्याएं हैं, मतलब एक ये है और बीच वाला 42 हो गया और एक इसके बाद होगा, है ना। अब क्रमागत इंटीजर है, मतलब क्रमिक पूर्णांक है, तो इससे पहले क्या होगा? 41 होगा, इसके बाद क्या होगा? 43 होगा। पूछा क्या है? छोटी या बड़ी? लार्जेस्ट पूछा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 43 हो जाएगा। ऑप्शन 4 में है 43 आपका। ठीक है भाइयों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। मैथ के आसान आसान क्वेश्चन ही अग्निवीर में पूछे जाते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन ही अग्निवीर में आएंगे आपके। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आसान सवाल है सारे। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन क्या हैं?
आसान है, इजी है अग्निवीर के, इसलिए डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? 34, एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों का वजन जो है नीचे दिया गया है। कितने विद्यार्थियों का? 12 विद्यार्थियों का। विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? ठीक है, विद्यार्थियों का क्या पूछा है? औसत वजन पूछा है। तो इसके दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एक तरीका ये है कि सबसे सभी को जोड़ लो और 12 से भाग कर दो। दूसरा तरीका है कोई एक संख्या ले लो, उसमें से जो भी घट रहा है बढ़ रहा है वो यहाँ पे लिख लो और उसमें से घटा देना। ठीक है, तो सबसे आसान जो है वो तो वही होगा, एवरेज कोई भी मान लो और उसमें से घटाते रहो। लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम की तो कमी है नहीं पेपर में, इसलिए आप इनको जोड़ लेंगे। लेकिन जोड़ेंगे कैसे? जोड़ेंगे कैसे? देखिए 40 और 60 कितना हो गया? 100 हो गया। ऐसे पेयर बनाता हूं मैं। कैसे पेयर बनाता हूं? 40 और 60 क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 45 और 55 क्या हो गया? ये भी 100 हो गया। ठीक है देख रहे हो आप? उसके बाद अभी देखिए, अभी इसमें कोई 100 बनने वाला है नहीं, लेकिन आप क्या करोगे? 65 65 130 हो गया, 130 लिख लो। फिर यहाँ पे 65 और 45 110 हो गया, 110 लिख लो। ठीक है, उसके बाद अब 80 बचे हैं, तीन, एक 80, दो 80, तीन 80, ये कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। और क्या बचा है आपके पास? 88, तो 88 को भी लिख लो। अब इनको जोड़ लो भाई, अब इनको जोड़ लो। ठीक है, जोड़ने का भी तरीका है, लेकिन आप सीधा ही जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का 8 आ गया, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 6 1 आ गया, 2 और 1 3, 4 5 6 7, 768 आ गया। तो 768 आ गया इनका योग आ गया। 768 वजन है 12 विद्यार्थियों का। हमें निकालना है औसत। औसत निकालने के लिए आप क्या करोगे? 12 से भाग करोगे औसत निकालने के लिए, है ना? औसत निकालो। 12 छिंग 72, बचे कितने? 4, 12 चौक 48, तो 64 किलोग्राम जो है इनका वजन आ जाएगा। 64 किलोग्राम इनका औसत वजन आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझा कैसे जोड़ना है? ठीक है, ऐसे आप इनको जोड़ सकते हो इजी तरीके से। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि अनीता जो है लगातार 2 परीक्षाएं देती है। ठीक है, 2 परीक्षाएं अनीता ने दी और 100 में से 60 और 80 अंक जो है वो प्राप्त करती है। ठीक है, यदि इन परीक्षाओं में से प्रत्येक का भारांक जो वेटेज है वो 50% है, ठीक है, तो उसका अंतिम स्कोर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाइयों, तो दोनों का वेटेज जो है वो 50 है। अब देखिए पहला सब्जेक्ट जो है, ठीक है, 2 परीक्षाएं देती है। 2 परीक्षाएं मतलब फर्स्ट पेपर देती है और सेकंड पेपर देती है। 2 पेपर उसने दिए। मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 100। इसके भी मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 100। 100 में से कितने आए? 60 आए और इसके कितने आए? 80 आए। ठीक है, ये है प्राप्त अंक, ये हैं प्राप्तांक और ये हैं आपके कुल अंक। ये आपके कुल अंक हैं। अब वो बोल रहा है इन दोनों के 50-50% जो अंक हैं वो वेटेज है, तो अंतिम स्कोर उसका बताइए। तो भाई इसका 50%, 50% का मतलब आधा, तो आधा कितना हो जाएगा? 30। और इसका भी 50%, 50% का मतलब आधा, तो कितना हो जाएगा? 40। तो कितने हो जाएंगे? 40 और 30, 70 अंक हो जाएंगे। कितने में से? जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, ऐसे। ये तो ऑप्शन तो इसका 2 करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये भी पूछ सकता है कितने में से। तो इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसका मतलब इसके आधा कितना हो गया? 50। इसका आधा कितना हो गया? 50। तो 100 में से, भाई 100 में से आए 60, तो 50 में से कितने आएंगे? आधे आएंगे, है ना? 100 में से आए 80, तो 50 में से कितने आएंगे? 40 आएंगे। तो 70 जो है इसका अंतिम स्कोर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 36।
क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि 5% किसके बराबर है, भिन्न में बताना है। 5%, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जहां आपको प्रतिशत दिख जाए, प्रतिशत आपको जहां दिख जाए इसका मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। और मैंने आपको परिभाषा भी बताई थी, परसेंट मतलब 100 में से। तो 5% का मतलब है 5/100, है ना। अब इसको आप काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0, 1/20 इसका उत्तर आ गया। क्या आ गया, 1/20। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 1/20। ठीक है भाइयों, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 है कि मोहित और उसकी बहन की आयु का अनुपात वर्तमान में 3:4 है। ठीक है, वर्तमान में मोहित की और उसकी सिस्टर की, ठीक है, दोनों की आयु का जो अनुपात है वो है 3:4। हमने लिख लिया भाई 3:4 है। यदि मोहित की आयु 18 वर्ष है तो उसकी बहन की वर्तमान आयु क्या होगी। अब भाई देखिए, मोहित की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3 है, लेकिन वो बोल रहा है 3 नहीं, वास्तव में 18 है। इसका मतलब कितने गुना है, 6 गुना। तो जो ये अनुपात होता है ना भाई साहब, ये अनुपात एक ऐसी चीज है अपने आप को मेंटेन रखता है। क्या रखता है, मेंटेन रखता है। और मेंटेन ये जब ही रख पाएगा जब इसका जो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना ये बराबर होगा। ठीक है, तो ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना होगी, तो ये 6 गुना होगी तो 6 चौक 24 वर्ष इसकी बहन की आयु होगी, और 18 वर्ष जो है वो इसकी आयु होगी। ठीक है, अब जब आप इनका अनुपात निकालोगे तो अनुपात यही निकलेगा, लेकिन वास्तविक उम्र कितनी है, 18 और 24। तो 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 यहां पे देख लीजिए। बोलता है कि यदि 3:7 बराबर है x/4 के, तो x का मान किसके बराबर है। मैंने आपको बताया था 3 और अनुपात का मतलब होता है बटे में, और इसका मतलब होता है बराबर। जहां पे दो अनुपात दिख जाए बराबर और x/4, x का मान पूछा है। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, x को यहीं रहने दो, x को यहीं रहने दो, 4 को इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुना में 3 बटे में 7 और बराबर x। अब बराबर में x चाहे आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x बराबर 4 तिया 12 और 12 बटे में 7। इतना सा काम इसमें करना था दोस्तों, आपको इतना सा काम सिर्फ आपको करना था। ठीक है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई आपको इसकी करनी है। अब 7 की मल्टीप्लाई इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे x का मान चाहिए, तो मुझे x को एक तरफ रखना है। क्लियर है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, इसका भी हिंदी संस्करण ही करेंगे। क्या कहता है, 2000 रुपए पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। मैंने आपको बताया है, देखिए दो तरीके हैं। पहला ऑप्शन है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100, बटे में 100। अब मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, 2000, दर कितनी दी हुई है आपको 6%, समय कितना है 3, और बटे में क्या आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो जब कटेंगे तो 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, 360 रुपये ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 रुपये जो है वो ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज। ठीक है भाइयों, ऑप्शन देखिए किस में दे रखा है, 360 ऑप्शन 2 में दे रखा है। दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका जो उड़ाने वाला तरीका है वो है 6% मुझे एक साल में मिल रहा है, 3 साल तक मिला, टोटल कितना हो गया 6 तिया 18%, कुल ब्याज हुआ 18%। ठीक है, अब 18 को गुना कर दो किससे, 2000 से, 2000 के 2 जीरो को काट के जब गुना करो, 18 दूनी 36, 360 रुपये आ जाएगा। 2 जीरो क्यों काटी, परसेंटेज की वजह से। 2 जीरो किस लिए काटी, परसेंटेज की वजह से। ये शॉर्ट तरीका है, ये आपका शॉर्ट तरीका है। जब साधारण ब्याज आए सीधा गुना करो, 3 छिंग 18, 18 दूनी 36, 2 जीरो काट दो, 360 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जो नहीं कर सकता है वो इस फॉर्मूले से करे, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। ठीक है भाइयों,
ये जो तरीके हैं ये हम एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए और ऐसे एग्जामों के लिए, सीपीओ के लिए, इनके लिए कराते हैं जिनमें जो है टाइम बहुत कम होता है, टाइम बाउंड होता है। लेकिन आपके पास जीडी में बहुत समय है तो आप फॉर्मूलों से डायरेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, एक कार जो है वो 120 मिनट में 3800 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। इसके दो तरीके हैं भाइयों, दो तरीके इसके हैं। सबसे पहले जो दूरी है वो कितनी है, 38,000 मीटर, 38,000 मीटर। इसको अगर मैं किलोमीटर में बदलूं तो भाग में 1000 कर दूंगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 जीरो कट जाएंगे, मतलब 38 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका 38 किलोमीटर। जैसे 1000 मीटर को 1 किलोमीटर बोलते हैं तो 38,000 मीटर को मैं 38 किलोमीटर नहीं बोल सकता, है ना। और समय कितना है, समय है आपका 120 मिनट, 120 मिनट। इसको मुझे घंटे में करना है तो मैं क्या करूंगा, 120 मिनट को वैसे तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 2 घंटे, लेकिन फिर भी कई बच्चे पूछेंगे सर डायरेक्ट क्यों लिख दिया, तो भाई 120 मिनट को ना 60 से डिवाइड कर लो, तो जब भी कितना आएगा 2 घंटे ही आएगा। 60 से क्यों डिवाइड किया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये हो गया। अब हमने दूरी निकाल ली घंटे में, समय निकाल लिया, दूरी निकाल ली किलोमीटर में, समय निकाल लिया घंटे में। क्यों, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाल पूछी है। तो चाल क्या होगी, चाल क्या होगी, दूरी भाग में समय, दूरी भाग में समय, यही तो चाल होती है। भाई कितनी दूरी गया, कितने समय में गया, तो 38 किलोमीटर की दूरी थी और समय लगा कितना, 2 घंटे। तो 2 से जब 38 को काटेंगे 19, तो चाल आ जाएगी 19 किलोमीटर, और इस आवर को जब ऊपर लिखोगे पर आवर, ठीक है, 19 किलोमीटर पर आवर जो है आपका आ जाएगी चाल, कार की चाल। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 बोला है कि भाई 2x प्लस 3y माइनस 9z और 7y प्लस में 3z का योगफल क्या होगा। तो मैं इन दोनों को पहले लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y और माइनस में 9z, प्लस में क्या करना है मुझे 7y। अब देखिए x नहीं है तो जो जिसका है उसके सामने ही लिखो, y और z है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 7y प्लस में 3z, ठीक है। अब इनका मुझे जोड़ बताना है, जोड़ बताना है, तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस में 7 और 3 10y हो जाएगा। अब जब माइनस 9z और प्लस में 3z हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़े का आता है, बड़ा कौन सा है, 9 है, तो माइनस आ जाएगा और 9 में से 3 गए तो 6z आ जाएगा। ये आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, 2x प्लस 3y माइनस 6z, ऑप्शन पी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, m का मान पूछा है आपको, ऑप्शन जो है आपको वो दी हुई है, ठीक है, इक्वेशन दी हुई है और m का मान पूछा है। इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2m माइनस 3 बराबर है m बटे में 3 और जमा में 7, ठीक है। तो m का मान पूछा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो m है इनको एक तरफ ले लो और जो और संख्या उनको एक तरफ ले लो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2m। अब ये जो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस m बटे में 3 और बराबर ये जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 जमा में 3, ठीक है। अब इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम ले लूंगा 3 आएगा, 1 तिया 3, 3 दूनी 6m, घटा में 3 एकम 3m, बराबर हो जाएगा 10, ठीक है भाइयों। अब 6m में से 1m गया तो क्या आ जाएगा 5m बटे में 3 और बराबर में 10। अब जो है 5 बटे 3 है, इसको आप इधर ले जाओ, जब इधर ले जाओगे जो गुणा में वो भाग में हो जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, m को यहीं छोड़ दो तो 10। अब 3 नीचे है तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5 ऊपर है तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 से 10 कटेगा 2 बार और 3 दूनी 6, m कितना आ जाएगा इसमें 6 आ जाएगा, ऑप्शन 2 में दिया हो, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, इस तरह से इन सवालों को जो है वो सॉल्व किया जाता है। ठीक है भाइयों,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है यदि एक चतुर्भुज के चारों कोण 1:2:3:2 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण कितना होगा। ठीक है, किस किस अनुपात में, 1:2, अनुपात 3 और अनुपात 4। ठीक है भाइयों, वैसे तो इसको x मान के कराते हैं, x मान के भी करा दूंगा, ऐसे भी करा दूंगा। टोटल अनुपात कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 6 और 2 8, 8 हो गया टोटल। अब देखिए कोई भी चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग कितना होगा भाई साहब, उसके चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है 360। तो 8 जो है वो योग है ना, चारों कोणों का योग है। ये ए कोण है, ये बी कोण है, ये सी है, ये डी है, और सबसे छोटा कौन सा है, ए है। तो मुझे एक की वैल्यू निकालनी है। 8 की वैल्यू कितनी है, 360, क्योंकि चारों कोणों का जोड़ मैंने कर लिया, 360 डिग्री होता है। तो एक का कितना होगा भाई, 360 डिवाइडेड बाई 8 है ना, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 45 डिग्री हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैं x से करके दिखाता हूं। देखिए x से कैसे इसको मैं करूंगा, a हो जाएगा आपका x, b हो जाएगा 2x, c हो जाएगा 3x प्लस d हो जाएगा 2x, टोटल हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा योग। तो मतलब 8x की वैल्यू आप रखोगे 360 डिग्री, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, जब 8 से इसको काटोगे 45 बार कट जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, सबसे छोटा कौन कौन सा है, ए कौन है, वैल्यू क्या है x, इसका मतलब x का मान कितना है 45 डिग्री। ऐसे आप x मान के इसको कर सकते हो, ऐसे x मान के आप इसको कर सकते हो भाइयों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है एक सम बहुभुज इस प्रकार है कि उसका प्रत्येक आंतरिक कोण 135 है, उसमें कितनी भुजाएं होंगी। हाँ तो भाइयों 135 डिग्री जो है इसका आंतरिक कोण है। ठीक है, तो जो भुजाएं निकालने का फॉर्मूला होता है ना, उसके लिए हमें चाहिए बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण चाहिए, तो बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण बताइए, बाह्य कोण कितना होगा। देखिए स्ट्रेट लाइन पे 135 है तो 180 डिग्री में से घटा देंगे 135 को। ठीक है, कितना हो जाएगा बाह्य कोण 45 डिग्री। और भुजाएं निकालने के लिए जो भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं, ठीक है, भुजाएं निकालने के लिए हमें क्या करना है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको काट दो, 45 से 360 कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो भुजाएं कितनी आ जाएंगी, 8 भुजाएं। कितनी भुजाएं हो जाएंगी, 8 भुजाएं। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा भी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एक है। ठीक है, दूसरा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है भुजाएं निकालने का, भुजाएं निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है 360 डिवाइडेड बाई 180 माइनस में आंतरिक कोण, 180 माइनस में थीटा। थीटा क्या है, आंतरिक कोण है। ठीक है, आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण। तो आप यहाँ पे अगर पुटअप करोगे 360 डिग्री और 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 180 में से 135 गए 45 डिग्री, और जब 45 डिग्री से इसको काटोगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो आप किसी से भी इसको कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि एक रेक्टेंगल है, हिंदी में पढ़ते हैं। एक धागे की सहायता से 28 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा एक आयत बनाया गया है। ठीक है, एक आयत जो है वो बना दिया गया भाइयों एक धागे की सहायता से, जिसकी लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, ये बोला गया है। ठीक है, फिर उसी धागे से एक वर्ग बनाया गया, फिर उसी धागे से क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया है। ठीक है, एक वर्ग उसी धागे से बना दिया, तो वर्ग की भुजाओं की लंबाई क्या होगी। बिल्कुल सही है। अब मुझे एक चीज आप बताओ, सोचने वाली बात है भाइयों, सोचना दिमाग से। देखिए यहां से जो है रस्सी शुरू हुई, यहां से रस्सी बिछानी शुरू हुई, मैंने 28 मीटर बिछा दी, फिर यहां से ए से बिछानी शुरू करी,
बी पे गया 28 मीटर बिछा दी, फिर सी पे गया फिर 10 मीटर बिछा दी, फिर डी पे गया फिर कितना 28 मीटर बिछा दी, और फिर डी से फिर ए पे गया फिर मैंने 10 मीटर बिछा दी, है ना। मैंने कुल इतनी रस्सी का प्रयोग किया, तो 28 प्लस 10 प्लस 28 प्लस 10, है ना, ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। ये आयत का क्या हो गया, परिमाप। ठीक है, तो आयत का जो परिमाप है, आयत का जो परिमाप होगा उतनी ही रस्सी की मुझे जरूरत पड़ी होगी, है ना। आयत के परिमाप के रस्सी की जरूरत पड़ी होगी। या तो मैं सीधा जोड़ लूं 28 10 38, 38 दूनी 76, 76, या मैं लिख दूं 2 इंटू 28 प्लस में 10, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 गुना में 38 बराबर 76। इसका मतलब 76 मीटर जो है रस्सी की मुझे जरूरत पड़ी है या नहीं पड़ी है ना पड़ी है। अब जो ये 76 मीटर रस्सी है, ये भी तो भाई ये ए बी सी डी है, ये चारों में 76 मीटर लगी होगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक, चारों तरफ जब घूमा होगा तो इसका परिमाप भी कितना होगा, 76 मीटर ही होगा, है ना भाई। परिमाप तो इतना ही होगा, 76 मीटर ही, उसी रस्सी से ये भी बनाया है। अब लेकिन जो वर्क का परिमाप होता है, जो वर्क का परिमाप होता है वो होता है 4a, और 4a इसका परिमाप है, तो वो कितना दिया हुआ है, 76 मीटर। तो a मतलब भुजा पूछी है, तो भुजा निकालोगे तो 76 बटे में 4, और 4 से इसको काटो तो 4 एकम 4, बचा 3, और 4 नाम 36, 19 मीटर जो है वर्क का परिमाप आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सवाल है जिसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, एक दौड़ प्रतियोगिता है, एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 14वां और नीचे से 13वां है, खिलाड़ियों की कुल संख्या बताइए। देखिए ऊपर से अगर मैं काउंट करूं तो 14वां है, ठीक है। नीचे से अगर काउंट करूं उसी खिलाड़ी को, नीचे से अगर काउंट करूं तो वो ही क्या है, वो 13वां है। अब एक चीज मुझे बता दीजिए, ये 13वां है, ठीक है, ये खिलाड़ी, तो इससे नीचे कितने होंगे, 12 खिलाड़ी होंगे, होंगे या नहीं होंगे, इसको मैं छोड़ देता हूं। जो खिलाड़ी नीचे से 13वां और ऊपर से 14वां, उसको छोड़ देता हूं। इसके नीचे कितने खिलाड़ी होंगे, इसके नीचे 12 खिलाड़ी होंगे, और इसके ऊपर कितने खिलाड़ी होंगे, ये ऊपर से कौन सा है, 14वां है, तो इसके ऊपर 13 खिलाड़ी होंगे, है ना। इसके ऊपर कितने होंगे, 13 खिलाड़ी, और एक खुद है, एक खुद है वो खिलाड़ी जो 14वें और 13वें नंबर पे है, वो खुद है, ऊपर से 14वें पे, नीचे से 13वें पे। तो ऊपर हुए 13 खिलाड़ी, एक खुद हुआ 14, और नीचे हुए 12 खिलाड़ी, तो कितने हुए, 13 14, 14 और 12 26 खिलाड़ी हो जाएंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो ऐसे इन सवालों को अंजाम देना है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 47। क्वेश्चन नंबर 47, एक निश्चित कूट भाषा में अर्थ को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और डांस को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी भाषा में हर्ट को कैसे लिखा जाएगा। अब आप देखोगे अर्थ, EARTH, इसको कैसे लिखा गया है, AERHT। तो आपने देखा पहले 3 वर्डों को या पहले 2 वर्डों को आपने देखा, सेकंड वर्ड को पहले ले आए फिर या ले आए, ये सेम है, टी को बाद में ले गए और एच को पहले ले आए, है ना। ये चीज आपको समझनी होगी। डांस को कैसे इन्होंने लिखा, डांस को कैसे लिखा, ADNEC, ऐसे इन्होंने डांस को लिखा। मतलब बीच वाले शब्द को तो इन्होंने छेड़ा ही नहीं, एज इट इज रखा, और इनको क्रॉस कर दिया, और इनको क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो बोल रहा है हर्ट को कैसे आप लिखोगे, तो हर्ट को भी भाई ऐसे ही लिखेंगे। हर्ट को भी आप कैसे लिखोगे, हर्ट को भी ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले ए को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, एज इट इज लिख देंगे, है ना। और इन दोनों का क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ई लिख देंगे, एच लिख देंगे, इसको यहाँ पे टी लिख देंगे, यहाँ पे आपका आर लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, EHATR, EHATR, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे समझना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 भाइयों, ठीक है, बोलता है कि यदि शब्द प्रोड्यूसिंग के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के
बाद कितने अक्षरों की स्थिति जो है वो परिवर्तित रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, मतलब ABCD के हिसाब से जो है वो रख दो, और फिर बताओ कि कितने ऐसे अक्षर होंगे जो अपनी उसी स्थिति पे आएंगे जिस पे हैं। तो हम करके देख लेते हैं। ठीक है, PRODUCING, प्रोड्यूसिंग मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इनके मैं नंबर लिख लेता हूँ। ये 16 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 9 पे आता है, N 14 पे आता है और G 7 पे आता है। अब मैं देख लेता हूँ सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ C। सबसे पहले 3 आएगा तो मैंने C लिख लिया। फिर क्या आएगा आपका A। ठीक है भाइयों, यहाँ पे देखिए ये जो है सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C, क्योंकि 3 नंबर पे C है तो C आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, उसके बड़ा है D, तो D आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए छोटा कौन सा है, 7 है, मतलब G, तो G आ जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा है, 9 है, तो I आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, 14 है, तो N आ जाएगा। उसके बाद क्या है आपका, 15 है, तो 15 पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 16 है, तो 16 पे P आ जाएगा। उसके बाद आपका 18 है तो R आ जाएगा, और उसके बाद 21 है तो U आ जाएगा। अब देख लो भाई कौन से ऐसे लेटर हैं जिनकी जो है सेम उस पे आ रहे हैं। तो कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा। PC से मिल रहा है, ये भी नहीं है। RD से ये भी नहीं है। OG से ये भी नहीं है। DI से ये भी नहीं है। UN से ये भी नहीं है। CO से ये भी नहीं है। IP से ये भी नहीं है। NR से ये भी नहीं है, और GU से ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन। नन का मतलब किसी को भी नहीं, किसी की पोजीशन जो है वो अपरिवर्तित नहीं है, सभी की पोजीशन जो है वो परिवर्तित हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 49। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में बाएं से दाएं 4 की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक सम संख्या है। एक ऐसी संख्या हो 4 उसके तुरंत बाद क्या हो, इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें 4 को ढूंढना है। ये 4 इसके बाद इवन नहीं है, ये 4 इसके बाद है, तो एक तो ये हो गया। फिर 4 ढूंढो, दूसरा ये हो गया आपका। ठीक है भाइयों, तीसरा देखिए, क्योंकि ये सम संख्या है ना, सम संख्या देखनी है 4 के बाद। तीसरा ये नहीं है। ठीक है, चौथा ये भी नहीं है। पांचवा ये भी नहीं है। तो कितनी है टोटल आपके, 2 संख्याएं ऐसी हैं। कितनी है, 2 संख्याएं हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 संख्याएं हैं ऐसी। कौन कौन सी हैं, एक ये है, एक ये है, जिसके पास बाद जो है वो सम संख्या है, जिसके बाद जो है सम संख्या है। ठीक है, चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, और 50वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर तीसरे से, जो ये इससे है और ये इससे है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है 5वें अक्षर जो है समूह से उसी प्रकार छठा अक्षर जो है क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या देखेंगे। पहला क्या है, पार्क है ना, और पार्क के क्या लिखा हुआ है, RCTM। ठीक है, दूसरा है आपका ड्रॉ, DRAW, इसको क्या लिखा हुआ है, FTCY। और तीसरा हमें पूछा है टाइड, इसके आगे क्या आएगा, है ना। तो हम देख लेते हैं। इसमें PQR +2, A से C पे जाओगे +2, R से T पे जाओगे +2, K से M पे जाओगे +2। सब में 2 जुड़ रहा है। ये भी, ये 4 है तो ये क्या है, 6 है। ये भी 2 जुड़ रहा है। DEF, एक लेटर बीच में। RST, इसमें भी 2 जुड़ रहा है। ठीक है, इसमें भी 2 जुड़ रहा है। या तो ऐसे बोल दो 2 जुड़ रहा है, या ऐसे बोल दो एक लेटर बीच में है। जैसे D E को खा गया F, R S को खा गया T, A B को खा गया C, W X को खा गया Y। तो यहां भी एक एक को खा जाओ। T के बाद क्या आएगा,
U और U के बाद V, तो ये आ जाएगा V। ठीक है, और एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। I know, ठीक है, I J क्या आ जाएगा, K, D E F आ जाएगा, E F G आ जाएगा, तो V K F G, V K F G ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, ये था आपका अग्निवीर का, ये था आपका अग्निवीर का मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 3। ऐसे ही मॉक टेस्ट भाई साहब करते रहिए, क्योंकि ये जितने भी पेपर है ना, इसी पैटर्न पे आपका पेपर आने वाला है दोस्तों, इसी पैटर्न पे पेपर आएगा। और जो बच्चा मेरे साथ इन एग्जामों को कर लेगा ना, अग्निवीर के एग्जामों को, इन मॉक टेस्टों को कर लेगा डेली, भाई साहब गारंटी मैं देता हूं, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते ना, तो इनसे ही मिले जुले क्वेश्चन जो हैं वो आपके आएंगे पेपर में। एग्जैक्टली अगर मैं मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो यही क्वेश्चन आने वाले हैं। बात अगर जीके की करें तो जीके में जो करंट पोर्शन है उसको छोड़ के, वो आपको अभी का करना होगा, उसको छोड़ के जो बाकी जीके है वो भी यहीं से आएगी। ठीक है, तो बने रहिए सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल में, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट नंबर 4 में आपसे। और मॉक टेस्ट नंबर 3 जो है ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मॉक टेस्ट हैं ये होने वाले हैं। ठीक है, एक सीरीज हमने चलाई है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट में आप देखोगे 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, एक आपकी अग्निवीर, एक आपकी अग्निवीर की जीके की है, एक अपनी अग्निवीर जीके की है, और दूसरा अग्निवीर मॉक टेस्ट है, दूसरा अग्निवीर मॉक टेस्ट है। तो आप मॉक टेस्ट वाले पे जाके यहाँ से मॉक टेस्ट देख सकते हैं, और जीके वाले पे जाके वो लाइव क्लास होती है 8 बजे इवनिंग में। ठीक है, 8 बजे जीके की लाइव क्लास होती है भाई साहब। महा रिवीजन बैच जो है वो चल रहा है, महा रिवीजन बैच जो है वो चल रहा है, और मैडम उसको लेती हैं। ठीक है, शाम को 8 बजे जो है वो लाइव क्लास होती है, तो उसमें जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। करते रहिए अपनी तैयारी, और आपका सपना जो है वो पूरा होगा हमारे साथ।